Hello, welcome all of you. So today we will discuss the question of group theory which are asked in IIT JAM 2017. जैसे कि हम 2019, 20, 18 के जो ग्रुप थ्री क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसी प्रकार से हम आज 2017 के क्वेश्चन देखेंगे जो कि ग्रुप थ्योरी से पूछे गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा कि ग्रुप थ्योरी से कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है, कि जैसे सिमेट्रिक ग्रुप से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका परमोटेशन कैसे निकालते हैं, एडिटिव ग्रुप के क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, अबेलियन नॉन अबेलियन साइक्लिक के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो फैक्टर ग्रुप है उसके, और कैसे ग्रुप की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करके कैसे क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सोल्व करे हैं मैंने उनके बारे में सबका बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया है साथ में। तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ग्रुप थ्योरी को हम कैसे सोल्व करें, कि कैसे सारे क्वेश्चन हम कर दें। सो जो आज की क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एडिटिव ग्रुप Z36 इज इक्वल्स टू। Z36 के अपने को जनरेटर निकालने, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जनरेटर होते क्या हैं। जनरेटर वो होते हैं कि जिनका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर है, तो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर हो जाता है, उसको हम जनरेटर बोल देते हैं। तो Zn हमें पता है कि साइक्लिक होता है, Zn साइक्लिक होता है। तो जब Zn साइक्लिक हो जाता है, Zn साइक्लिक होता है, इसका मतलब तो Zn के पास Zn का ऑर्डर n होता है। इसका मतलब जो एलिमेंट जिनका ऑर्डर n है वही क्या बनाएंगे, जनरेटर बनाएंगे। तो हमको बेसिकली वो एलिमेंट ढूंढने हैं Zn में जिनका ऑर्डर n है। तो हमें पता है कि Zn में जो n ऑर्डर वाले एलिमेंट है वो फाई n होते हैं। Zn के पास जो n ऑर्डर वाले एलिमेंट होते हैं वो फाई n होते हैं। इसका मतलब हमको वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका ऑर्डर n है, यानी कि फाई n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही क्या बना देंगे, जनरेटर बना देंगे Zn के। तो जो फाई n होता है वो ऑइलर फंक्शन होता है। तो मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि ऑइलर फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसको सोल्व करते हैं, ऑइलर फंक्शन से वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की। तो हमको पता है कि Zn है एग्जैक्टली फाई एन जनरेटर, और जहाँ पे फाई क्या है, ऑइलर फाई फंक्शन है। तो ऑइलर फाई फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई मैपिंग फाई एन से एन, फाई एन वो होते हैं कि x बिलोंग्स टू एन, वन लेस देन x लेस देन एन, एंड जीसीडी ऑफ x एन एंड वन, एन क्या होना चाहिए, वन आना चाहिए। ऐसे जो x की वैल्यू है वो फाई एन में आएगी जो n से छोटी होनी चाहिए और जिनका x के साथ जीसीडी वन आना चाहिए। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि फाई पी की पावर एन इक्वल्स टू होता है पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस वन, जहाँ पे पी क्या है, प्राइम नंबर है। और अगर फाई एम इंटू एन, यहाँ पे सॉरी ये इंटू है, फाई एम एन है, यानी कि फाई एम इंटू एन हो जाता है, फाई एम अलग हो जाएगा और फाई एन अलग हो जाएगा, जहाँ पे क्या है कि जीसीडी और एम और एन का क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो इनका यूज करके हम फाई 36 निकालेंगे, क्योंकि हमको Z36 की में निकालना है जनरेटर। तो जेड अपन को 36 है एन, तो फाइव 36 निकालना है। और 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या बन गया, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अब जहाँ पे तीन, तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 9 इंटू 4, और 9 और 4 में जीसीडी और 9 और 4 क्या आता है, वन आता है। इसका मतलब 5 9 इंटू 5 4, और 5 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जो कि पी की पावर एन का इस ग्रुप का है, और 5 2 की पावर 2 वो भी क्या है, पी की पावर 2। तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि हमने इसको सोल्व किया हुआ है कि 5 9 इंटू 5 4, और 5 3 स्क्वायर 5 2 स्क्वायर, और जो 3 स्क्वायर का 3 की स्क्वायर माइनस 3 1, और 2 स्क्वायर माइनस 2 1, ये करेंगे तो 9 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 12 आ जाएगा। यानी कि जो 536 है उसकी वैल्यू 12 आ गई। तो Zn के पास जो नंबर ऑफ जनरेटर है वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यानी Zn के पास जो नंबर ऑफ जनरेटर है वो 12 हो जाएंगे। देन द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द एडिटिव ग्रुप Z36 इज 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी 20 19 18 में जितने भी हमने सोल्व किए उनमें से ये एक वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेने वाला तो इसको छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में। ये एक ऐसा क्वेश्चन अब तक आया जिसके बारे में मैं ऐसा बोलूंगा। बाकी अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, जो सारे सरल सरल क्वेश्चन थे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है कि जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20, जी का ग्रुप ऑर्डर है उनको 20 दिया गया है, विच विच इज द कॉन्जुगेसी क्लास हैज साइज 1 4 5 5। यानी कि इसकी जो जी की जो कॉन्जुगेसी क्लास अपन लिखते हैं उनकी साइज है 1 4 5 5 5। तो जिन कॉन्जुगेसी क्लास को अगर ऐड करेंगे तो अपन ग्रुप का ऑर्डर इक्वल आना चाहिए, तो इनको ऐड करेंगे तो 20 है, तो ये भी 20 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जी कंटेन ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, जी कंटेन ए नॉन नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 5, जी कंटेन ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, जी कंटेन ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो ये अपन को वेरीफाई करना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉन्जुगेट क्लास का क्या यूज है, और ऑर्डर दिया हुआ तो हम कैसे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। अब जब अपन को ग्रुप का ऑर्डर दिया होता है तो हमें सबसे पहले ध्यान में ये आना चाहिए कि हम इसकी सब ग्रुप की बात करें तो हमें कौन सी ऐसी थ्योरम है जो हमें ग्रुप के ऑर्डर देने के बाद सब ग्रुप बताती है। तो हम जानते हैं कि साइलो थ्योरम से हम इसके सब ग्रुप की बात कर सकते हैं। तो ये जो साइलो थ्योरम है उसका यूज करके हम इसके बारे में बताएंगे कैसे इसका यूज करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि साइलो थ्योरम क्या होती है। तो साइलो थ्योरम देखते हैं, डेफिनेशन देखेंगे साइलो थ्योरम क्या होती है, साइलो सब ग्रुप क्या होते हैं और उनका नॉर्मल सब ग्रुप से क्या लिंक है।
ये हम चेक करेंगे। तो साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, इफ जी इज फाइनाइट, ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया साइलो थ्योरम के बारे में, अभी फिर से देख लेते हैं एक बार जब ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन कर रहे हैं तो, कि जी भी इज फाइनाइट ग्रुप, जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, एंड पी की पावर एन डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन वेयर पी इज प्राइम नंबर। यानी कि साइलो फर्स्ट थ्योरम ऐसे बोलती है अगर कोई भी प्राइम नंबर की पावर ग्रुप ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, जी का ऑर्डर फाइनाइट है, तो जी के पास सब ग्रुप होगा पी की पावर एन ऑर्डर का, और पी क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसा हम साइलो फर्स्ट थ्योरम से बोल सकते हैं कि जी के पास प्राइम ऑर्डर, तो पी की पावर एन ऑर्डर का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब जो साइलो सब ग्रुप है वो क्या होते हैं, साइलो सब ग्रुप क्या होते हैं कि जी इज फाइनाइट ग्रुप, कोई जी क्या है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, एंड पी की पावर एन अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, बट पी की पावर एन प्लस वन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करती है, तो जो पी की पावर एन का जो सब ग्रुप होगा उसको हम साइलो सब ग्रुप बोलेंगे। साइलो फर्स्ट थ्योरम तो ये बोलती है कि पी की पावर एन डिवाइड करती है तो पी की पावर एन ऑर्डर सब ग्रुप होगा, पर साइलो जो सब ग्रुप की डेफिनेशन है वो ऐसे बोलती है कि अगर पी की पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है बट पी की पावर एन प्लस वन डिवाइड नहीं करता है, तो पी की पावर एन का जो सब ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे साइलो सब ग्रुप। अब जो साइलो थर्ड थ्योरम है, साइलो सेकंड थ्योरम ऐसे बोलती है, साइलो की तीन थ्योरम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमने फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट देख लिया और साइलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन देख लिया। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे साइलो थर्ड थ्योरम लिखी हुई है, तो आपके माइंड में आएगा कि साइलो सेकंड थ्योरम क्या होती है। तो साइलो सेकंड थ्योरम का इस क्वेश्चन में यूज नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि साइलो सेकंड थ्योरम क्या होती है। साइलो सेकंड थ्योरम ये होती है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे बताया कि साइलो सब ग्रुप जिनका ऑर्डर पी है, तो ये साइलो सेकंड थ्योरम ऐसे बोलती है कि जो सब ग्रुप होंगे जिनका ऑर्डर, मतलब जो साइलो सब ग्रुप है जिनका ऑर्डर पी है, तो वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे मान लो कि ये साइलो सब ग्रुप 4 ऑर्डर का है, दूसरा साइलो सब ग्रुप भी 4 ऑर्डर का है, तो जो पी साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट होने का मतलब ये है कि कोई दो सब ग्रुप एच और के हैं जिनका ऑर्डर 4 है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू के। अगर ऐसा हम लिख पा रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो एच और के है वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो पी साइलो सब ग्रुप एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ऐसा हम साइलो सेकंड थ्योरम से बोल सकते हैं। अब हम साइलो थर्ड थ्योरम की बात करते हैं। साइलो थर्ड थ्योरम क्या होती है कि साइलो थर्ड थ्योरम से हम नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप बता सकते हैं। यानी कि जो अभी हमने ऊपर डिफाइन करें ना कि पी साइलो सब ग्रुप उनको कितने होंगे, नंबर्स में कितने होंगे, ये तो हमने बता दिया कि फर्स्ट थ्योरम से पी की पावर एन ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, और ये भी बता दिया कि साइलो सब ग्रुप क्या होंगे। अब हमको नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप निकालने, तो उसके लिए हम साइलो थर्ड थ्योरम का यूज करेंगे। वो कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इन जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी के सच दैट कि 1 प्लस पी के डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ पे ये 1 प्लस पी के लिखा हुआ है, 1 प्लस पी के, यानी कि हम 1 प्लस पी के बताएंगे जहाँ पे पी प्राइम नंबर है पी साइलो सब ग्रुप के, तो 1 प्लस पी के उसके पास सब ग्रुप होंगे जो साइलो सब ग्रुप होंगे, और के की वैल्यू हम इस प्रकार चूज करेंगे के इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे। पर कंडीशन ये है कि जो भी 1 प्लस पी के की वैल्यू आए वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप एनपी बोलने का नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ पी इक्वल्स टू 1 प्लस पी के सच दैट 1 प्लस पी के ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए, और के इक्वल्स टू 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज की चूज करेंगे। तो ये तो हुई साइलो थर्ड थ्योरम। अब कुछ एक रिजल्ट और देखिए, तो जितने भी इस पेज पर रिजल्ट लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमको ये तो याद होने ही चाहिए। साइलो की तीनों थ्योरम, पी साइलो सब ग्रुप क्या होता है, और एक स्टेटमेंट और है जो कि इफ एंड ओनली रिजल्ट है कि पी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी इज यूनिक इफ एंड ओनली पी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल। यानी कि अगर साइलो सब ग्रुप अगर यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा। यानी कि हमने थर्ड थ्योरम से ये बताया कि पी साइलो सब ग्रुप की नंबर कैसे निकालते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर पी साइलो सब ग्रुप यूनिक है तो वो नॉर्मल होंगे। यानी कि अगर पी साइलो सब ग्रुप की संख्या अगर यूनिक आ रही है तो पी साइलो सब ग्रुप वो नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड थ्योरम से हम बताएं नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप, अगर नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप यूनिक आ रहा है तो वो नॉर्मल होगा। अब इस तो ये आपने देखा कि लिंक हो गया साइलो सब ग्रुप का और नॉर्मल का, क्या लिंक हो आपस में। तो हमने देखा कि पी साइलो सब ग्रुप यूनिक आ रहा है तो वो नॉर्मल होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके जो ऑर्डर ऑफ जी दिया है इसकी मदद से हमको क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। अब अपने को गिवन है कि ऑर्डर ऑफ जी 20 है, तो हम ऑर्डर ऑफ 20 को ऐसे ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 यानी 4 इंटू 5। तो अब हमें पता है कि 5 है वो 20 को डिवाइड कर रहा है ना। तो बाई साइलो फर्स्ट थ्योरम कि p की पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर है। इसका मतलब g के पास 5 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा साइलो फर्स्ट थ्योरम से। पर ये सब ग्रुप है वो साइलो होगा कि कौन सा होगा ये अपन को नहीं पता, बस अपन को ये पता है कि g के पास सब ग्रुप होगा ऑर्डर 5 का। बट जी के पास ऑर्डर 5 का सब ग्रुप है, और हम ये जानते हैं कि 5 की पावर 1 तो डिवाइड करती है 20 को, पर 5 की पावर 2 20 को डिवाइड नहीं करती, क्योंकि ये तो 25 हो जाएगा, 25 है वो डिवाइड नहीं करता है 20 को। इसका मतलब अब पी साइलो सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर p की पावर n डिवाइड करे और p की पावर n प्लस वन डिवाइड नहीं करे तो p की पावर n का जो सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, साइलो सब ग्रुप होता है। तो नाउ तो इसका मतलब देन द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज p साइलो, जो सब ग्रुप होगा ऑर्डर 5 का वो क्या होगा, p साइलो सब ग्रुप।
अब ये तो हो गया, अपन ने साइलो सब ग्रुप की डेफिनेशन से बता दिया कि जो 5 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो साइलो सब ग्रुप होगा, और साइलो फर्स्ट थ्योरम से हमने ये बता दिया कि जो 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो एग्जिस्ट करेगा। अब अपन को ये देखना है कि जो नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप है वो कितने होंगे। तो नंबर ऑफ 5 साइलो सब इक्वल टू 1 प्लस 5 के, और के की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे कि वो 20 को डिवाइड करे। जैसे हमने के की वैल्यू 0 पुट करी तो 1 20 को डिवाइड करता है, तो के इक्वल टू 0 पॉसिबल हो गया। पर जैसे हम के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 6 है वो 20 को डिवाइड नहीं करता है, तो के इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। के इक्वल टू 2 रखेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। के इक्वल टू 3 वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जैसे आप चलते जाएंगे, के की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ के इक्वल टू 0 पॉसिबल है। अब जब के इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो एन पी हमने बताया था कि नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, पी साइलो सब ग्रुप, वो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब जो 5 साइलो सब ग्रुप है उसकी संख्या क्या होगी, 1 होगी, यानी यूनिक हो गया। तो मतलब 5 साइलो सब ग्रुप क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यानी कि 5 साइलो सब ग्रुप नॉर्मल हो गया। वो हमें कैसा पता लगा, क्योंकि हमने देखा कि थर्ड साइलो थ्योरम से लगाने पे सिर्फ जो नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप है वो 1 आ रहा है, और हमने ये भी जानते हैं कि अगर साइलो सब ग्रुप 1 होते हैं यानी यूनिक होता है तो वो नॉर्मल भी हो जाता है। तो इस वजह से हमने बोल दिया कि जो नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप है वो 1 है। इसका मतलब 5 साइलो सब ग्रुप नॉर्मल हो गया, क्योंकि यूनिक है तो नॉर्मल हो गया। इसका मतलब जी हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, यानी कि एक स्टेटमेंट तो अपने को पता लग गया कि जी हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। इसको हमने एच बोल दिया कि जी के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑर्डर 5 का, ये तो हमको पता लग गया। अब बाकी के ऑप्शन है उनको और चेक कर लेते हैं कि उनके बारे में क्या बोला गया, उनको क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अब बाकी ऑप्शन ऐसे हैं। अब अपन को ये भी पता लग रहा है कि 2 की पावर 1 यानी 2 है वो भी 20 को डिवाइड करता है। इसका मतलब जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब जी के पास एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 2 का, क्योंकि 2 डिवाइड करता है। तो साइलोफेस्ट थ्योरम से, बाय साइलोफेस्ट थ्योरम एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, इसको हम के बोल दे रहे हैं। अब हमको पता है कि एच है वो तो नॉर्मल सब ग्रुप है, और के है वो इसका सब ग्रुप है। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है और के कोई सब ग्रुप है तो एच के हमेशा सब ग्रुप बनाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब एच के सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। अब ये ऑर्डर 10 का हमको कैसे पता लगा कि ऑर्डर 10 का ही होगा। इसका पता ऐसा लगा कि हमको पता लग गया कि एच के सब ग्रुप तभी बनाता है जब एच के इक्वल्स टू के एच होता है। एच के इक्वल्स टू के एच, तभी एच क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। पर हम ये भी जानते हैं कि एच अगर इनमें से कोई एक नॉर्मल हो जाता है तब भी एच के क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है। तो एच का ऑर्डर तो कितना है, 5 है, के का ऑर्डर कितना है, 2 है। अब हमको पता है 5 ऑर्डर का तो हमेशा अभिजन भी होता है, साइक्लिक भी होता है, सब कुछ होता है, और 2 ऑर्डर का भी सब कुछ होता है। पर 5 ऑर्डर वाला और 2 ऑर्डर वाले इनमें सिर्फ आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 ऑर्डर वाले में सिर्फ ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 के एलिमेंट आएंगे, और 5 ऑर्डर वाले में 1 और 5 के ऑर्डर आएंगे, क्योंकि ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर है वो 5 को डिवाइड करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 में सिर्फ 1 का 5 को डिवाइड करता है, और 1 2 में 1। तो इन दोनों में सिर्फ आइडेंटिटी के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो जब इनमें आइडेंटिटी के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लगाएं कि ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो एच इंटरसेक्शन तो सिर्फ आइडेंटिटी यानी कि 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ एच के कितना आ जाएगा, एच का ऑर्डर कितना है 5, और के का कितना है 2 अपॉन 1, तो इक्वल्स टू क्या आ गया 10। इसका मतलब जो एच के जो सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर 10 हो जाएगा। इसका मतलब जी है जे सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। इसका मतलब जी के पास एक सब ग्रुप आ गया ऑर्डर 10 का। वो हमको कैसा पता लगा, क्योंकि एच नॉर्मल था कि सब ग्रुप का, तो एच के सब ग्रुप बनेगा, और एच के का ऑर्डर हम इस प्रकार से निकालते हैं, और एच और के में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इससे हमको पता लग गया कि एच के का ऑर्डर है वो 10 आ गया। तो इसका मतलब जी है जे सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। अब आगे चलते हैं। आगे इसने बात करी कि जी के पास 4 ऑर्डर का सब ग्रुप नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। 4 ऑर्डर वाले की बात करते हैं। अब हमको पता है कि 2 की पावर 1 20 को डिवाइड कर रही है, 2 की पावर 2 भी है वो भी इसको डिवाइड कर रही है 20 को, पर 2 की पावर 3 है वो डिवाइड नहीं कर रही है 20 को। इसका मतलब क्या होगा, जब 2 की पावर 3 डिवाइड नहीं कर रही है तो वही बात साइलो सब ग्रुप डेफिनेशन से कि p की पावर n तो डिवाइड करे पर p की पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं करे, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 क्या हो जाएगा, 2 साइलो सब ग्रुप। यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, कहीं ऐसा मत लिख देना कि जी है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 साइलो ग्रुप, ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए बात होती है। तो उसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज 2 साइलो सब, यानी जो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप बना है वो 2 साइलो सब ग्रुप है। अब अपन निकालेंगे नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप। अगर वो यूनिक आ जाते हैं तो नॉर्मल हो जाएंगे, अगर यूनिक नहीं आते तो क्या प्रॉब्लम होती है वो और चेक कर लेते हैं। तो हमको निकालें नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप। जब नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप निकालने के लिए वही 1 प्लस 2 के सच दैट 1 प्लस 2 के 20 को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करें तो 1 डिवाइड करता है 20 को, तो k इक्वल्स टू 0 पॉसिबल हो रहा है। और जैसे k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये तो 3 आएगा वो डिवाइड नहीं करेगा, 2 पुट करेंगे तो 5 आएगा 5 डिवाइड कर देगा, k इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो वो डिवाइड कर देगा नहीं करेगा, 4 करेंगे तो वो भी डिवाइड नहीं करेगा। तो हमको पता लगा कि k के दो केस पॉसिबल हो गए यहाँ पे, k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू 0, यानी कि नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप या तो 1 होंगे या 2 होंगे। तो मतलब एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं चला, इसका मतलब साइलो थर्ड थ्योरम तो फेल हो गई यहाँ पे, क्योंकि वो तो आपको नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप बताते हैं, पर यहाँ तो अपन कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं
कि k इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है, k इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा केस डिस्कार्ड होता है, कैसे करते हैं डिस्कार्ड। इसका मतलब साइलो थर्ड थ्योरम तो यहाँ पे फेल हो गई। अब आगे चलते हैं। जब साइलो थर्ड थ्योरम तो यहाँ पे फेल हो गई, तो अब हमको कैसे पता लगेगा कि चार ऑर्डर का सब ग्रुप नॉर्मल होगा कि कैसा होगा, वो और चेक कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर मुझे चार ऑर्डर का सब ग्रुप है वो कैसे है, नॉर्मल है। साइलो थर्ड थ्योरम तो फेल हो गई। अब इफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, हमने मान लिया कि जो चार ऑर्डर का सब ग्रुप है वो नॉर्मल है, क्योंकि हम वहां से तो कंक्लूड कर नहीं पाए कि नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, तो हमने मान लिया कि नॉर्मल है। जब चार ऑर्डर का सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएगा और एच हमको पहले से पता है नॉर्मल है, तो एच भी नॉर्मल, एल भी नॉर्मल, और एल का ऑर्डर 4 है, एच का ऑर्डर 5 है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आइडेंटिटी के अलावा इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि चार ऑर्डर के लिए तो जो एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर 1, 2 और 4 है, पांच वाले के लिए 1 और 5 है, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ही कॉमन आ रहा है जिनका ऑर्डर 1 है, और वो क्या होता है, आइडेंटिटी। तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। एच भी नॉर्मल है और एल भी हमने नॉर्मल मान लिया, तो एच इंटू एल भी नॉर्मल हो जाता है, और इस केस में हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जी को एच इंटू एल लिख सकते हैं। जब नॉर्मल हो जाता है तो एच नॉर्मल एल नॉर्मल, तो एच एल क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। इस केस में एच एल क्या बनेगा, सब ग्रुप बनाएगा। जब एच एल सब ग्रुप बन गया, तो अब एच एल का ऑर्डर निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ एल अपॉन एच इंटरसेक्शन एल। तो एच इंटरसेक्शन एल में तो कुछ कॉमन है नहीं, एक है, और ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, जो कि इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी है। इसका मतलब जी क्या बन गया, एच इंटू एल बन गया। अब ये इस प्रकार से लिख पा रहे हैं कि एच भी नॉर्मल है, एल भी नॉर्मल है, तो हम ये जानते हैं कि एक रिजल्ट होता है कि अगर एच भी नॉर्मल होता है, एल भी नॉर्मल, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होते हैं, तो हम जी को एच इंटू एल लिख सकते हैं। तो हमने जी को एच इंटू एल लिख दिया। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यह है कि हम ये भी जानते हैं कि फोर ऑर्डर का सब ग्रुप होता है वो हमेशा अबेलियन होता है। फोर ऑर्डर का ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 4 होता है, तो भले ही जी कैसा भी हो, तो वो हमेशा जी कैसा होता है, अबेलियन होता है। जी क्या होगा, अबेलियन। और पांच ऑर्डर का हमें पता है कि साइक्लिक होता है, तो साइक्लिक होते हैं वो सारे अबेलियन होते हैं। इसका मतलब जी इक्वल्स टू अगर हम एच इंटू एल लिख रहे हैं, तो ये एच भी अबेलियन है और एल भी अबेलियन। इसका मतलब अबेलियन टू अबेलियन, तो जी अपना क्या बन गया, अबेलियन बन गया। यहाँ पे गड़बड़ होगी, जैसे ही जी अबेलियन बन गया गड़बड़ होगी। और जी अबेलियन कैसे बन गया, क्योंकि एच तो अपना 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप सारे साइक्लिक होते हैं, तो एच साइक्लिक है तो अबेलियन भी है। एल हमने नॉर्मल माना है, पर जिसका एल का ऑर्डर 4 है, तो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। इसका मतलब जब एच इंटरसेक्शन एल में कुछ है नहीं, तो जी को एच इंटू एल लिख दिया। अब दोनों ही क्या है, अबेलियन ग्रुप है, तो जी भी अबेलियन बन गया। पर जैसे ही जी अबेलियन बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत क्या हो जाएगी, वो देख लेते हैं। दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन होता है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होती है। यानी कि अगर जी अबेलियन हो जाता है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल हो जाती है, जबकि यहाँ पे कॉन्जुगेसी क्लास में क्या है, 1 4 5 5 5 है। अगर ऑर्डर ऑफ जी अबेलियन, अगर जी अबेलियन हो जाता तो जबकि कॉन्जुगेसी क्लास में आना चाहिए था 1 प्लस 1 1 1 1 1 ऐसे 20 टाइम्स। बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब जी अबेलियन नहीं हो सकता, विच कंट्राडिक्ट द कॉन्जुगेसी क्लास। तो जी अबेलियन नहीं हो सकता, तो हमारा जो मानना, कि हमने क्या माना था, हमने यही तो माना था कि जो सॉरी हम कि ऑर्डर 4 का सब ग्रुप है वो नॉर्मल है, तो अपना इफ जी इज नॉर्मल, हमने ये मानना अपना गलत हो जाएगा कि हम जी को ऑर्डर 4 का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मान सकते। तो ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता। यानी कि जो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या देख लिया कि कौन सी बातें सही होगी। हमने देखा कि जी के पास है 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है, वो क्या है, नॉर्मल है, बिल्कुल करेक्ट है। तो नॉन नॉर्मल ये गलत हो गया। जी एज ए कंटेन सब ग्रुप ऑर्डर 4, बिल्कुल सही है। जी कंटेन नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 4 नहीं, 4 ऑर्डर का करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ये कॉन्जुगेसी क्लास का कोई रोल नहीं होगा। जबकि ये कॉन्जुगेसी क्लास का ये यूज है कि अगर हम जी को 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप मान लेते हैं, तो हमको पता होना चाहिए अगर जी अबेलियन ग्रुप होता है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में जो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आएगा, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 20 टाइम। जबकि यहाँ पे कॉन्जुगेसी क्लास ये दी गई है, तो इसका मतलब हम जी के पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसको थोड़ा 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें साइलो थ्योरम भी लग गई, इसमें नॉर्मल के कॉन्सेप्ट भी आ गए, आवेदन के भी आ गए। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो और देख लेते हैं, कि जो आगे का क्वेश्चन आया हुआ है उसको और देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आगे का, उसको और चेक करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, कैसे क्वेश्चन अपन को सोल्व करने हैं, कि क्या कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेट जी बी सब ग्रुप ऑफ जी एल टू आर, यानी कि जी है वो जी एल टू आर जनरेटेड बाई 0 1 1 0 एंड 0 -1 1 -1, देन ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि जी अपने को ग्रुप दिया गया है और वो इन एलिमेंट से जनरेट है, और जी एल टू आर का सब ग्रुप है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि जी एल टू आर तो क्या होते हैं, और इनसे जो जनरेट होगा उस ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तभी तो हम जी का ऑर्डर बता पाएंगे। पहले हमको पता होना चाहिए कि जी एल टू आर का सब ग्रुप कैसे होगा और ये इनसे जनरेट होने वाले एलिमेंट कैसे दिखते हैं। उसी के बाद हमको पता लगेगा कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, तो उसको चेक करते हैं। अब कैसे चेक करते हैं,
देखते हैं। पहले हमको पता होना चाहिए कि GL2R क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि GL2R GLNR क्या होते हैं। तो GLNR को बोलते हैं जनरल लीनियर सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिसेस ओवर फील्ड है, उसको हम लिखते हैं GLNF, यानी कि जनरल लीनियर सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिक्स होने का मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और जो सारी एंट्री आएंगी वो फील्ड F से आएंगी। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि A इक्वल्स टू AIJ n क्रॉस n, और जो एंट्री AIJ वो फील्ड F से होगी। इस प्रकार का उसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको GLNR बोलते हैं। अब अपने को GL2R दिया गया है, तो GL2R बोलने का मतलब ये है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और उनकी एंट्री R से रियल और साथ में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो ऐसा GL2R का स्ट्रक्चर होगा। और अब G है वो इसका सब ग्रुप है, G इसका सब ग्रुप है, तो अब G का स्ट्रक्चर कैसा होगा अपन को बताना है कि G का ऑर्डर कितना है। तो अब G जनरेट किससे हो रहा है, G जनरेटेड बाई दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर इक्वल हो जाता है, तो G साइक्लिक हो जाता है। तो पर अब यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए कि जो जनरेटिंग एलिमेंट है उनका ऑर्डर कितना है, इससे कुछ आइडिया लग जाएगा अपन को कि G की स्ट्रक्चर कैसी होगी। यहाँ पे साइक्लिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि अपन को G का ऑर्डर ही नहीं पता। तो पहले हम देखें कि G का स्ट्रक्चर कैसा है। तो G इन दोनों एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के देखते हैं। अगर इसको हम A माने, इसको हम B माने, तो A स्क्वायर करने पे अपन को मिल रहा है कि जब A स्क्वायर हम करते हैं तो वो आ जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाले का मतलब वन, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया A स्क्वायर। अब B स्क्वायर निकालेंगे, तो B स्क्वायर हमने सोल्व किया, तो ये B स्क्वायर की वैल्यू है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं है। अब B क्यूब और चेक कर लेते हैं, जब B स्क्वायर की बात नहीं बन रही है तो B क्यूब चेक करेंगे। जैसे हम B क्यूब को चेक करेंगे तो B क्यूब अपना क्या आएगा, B क्यूब आ गया आइडेंटिटी, यानी कि B क्यूब आइडेंटिटी, और B क्यूब हम B स्क्वायर इंटू B इक्वल्स टू आइडेंटिटी कर दिया। तो ऑर्डर ऑफ A तो कितना आ गया, 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। ऑर्डर ऑफ A 2 आ गया, ऑर्डर ऑफ B 3 आ गया। अब यहाँ से हमको कुछ थोड़ा सा दिख रहा है कि A स्क्वायर इक्वल्स टू E आ रहा है, B क्यूब इक्वल्स टू E आ रहा है। तो हम एक जानते हैं कि डीहाइड्रल ग्रुप होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो डीहाइड्रल ग्रुप होता है उसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है कि Dn इक्वल्स होता है x की पावर i, y की पावर j, x स्क्वायर इक्वल्स टू E एंड y की पावर n इक्वल्स टू हो जाता है। साथ में ये कंडीशन और होती है कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई इनवर्स एक्स, और i की वैल्यू 0 से 1 होती है, j इक्वल्स टू 0 1 टू n माइनस 1 होती है, और ऑर्डर ऑफ g होता है वो 2n होता है जब g डीहाइड्रल ग्रुप Dn होता है। तो यहाँ से हम उनको लिख रहा है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू E होते हैं, और y की एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू E, y की पावर n इक्वल्स टू E, और साथ में ये कंडीशन और होती है। तो हमने ऊपर देखा उस हिसाब से a स्क्वायर इक्वल्स टू E आ गया, और y का काम अगर b करे तो b क्यूब इक्वल्स टू E आ गया, यानी n की वैल्यू 3 ले ले। तो पर अपन को ये वाली चेक और करना पड़ेगा कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई इनवर्स एक्स, तो यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए। ये अपन अगर इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि जो जी है वो D3 के इक्वल हो गया, क्योंकि n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 हो जाएगी अपनी, अगर ये वाला है। तो अगर ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए आ जाएगा तो हम बता देंगे जी कैसे है। तो हम ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स और चेक कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स चेक करेंगे, तो अब ये भी हमने देखा है कि बी क्यूब इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू बी करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी इनवर्स की जगह हम बी स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, यानी ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर ए बन गया। और ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें पता है, बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करा ही था, और ए हमें पता है। तो इन दोनों को चेक करा तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए हो गया। इसका मतलब जो हमको जी दिया जा रहा है वो कैसा जी है, वो GL2 का सब्जेक्ट है वो D3 ही एक्चुअल में। जो जनरेटिंग एलिमेंट है वो D3 से ही जनरेट हो रहा है, यानी D3 बना रहा है। इसका मतलब G जैसे मॉर्फिक टू D3, और हमें पता है कि Dn का ऑर्डर कितना होता है 2n, तो D3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मतलब ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 6। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें ये देखना था कि Dn का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो हमको कैसे पता लगेगा। हमको जनरेटिंग एलिमेंट दिए हुए हैं, उनका ऑर्डर निकालने के बाद हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम देख सकते हैं कि ये Dn के एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से G का ऑर्डर कितना आ गया 6 आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ये तो परमोटेशन ग्रुप तो ऐसे मानो कि फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि परमोटेशन ग्रुप से आना ही आना है। तो कंसीडर द परमोटेशन सिग्मा इक्वल्स टू गिवन है, टो गिवन है इन ए सेट, देन नंबर ऑफ नीटा बिलोंग्स टू ए सेट सच दैट कि नीटा इन और सिग्मा नीटा इक्वल्स टू टो। ये जो नीटा है वो ए सेट में है। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि सिग्मा एंड टो आर कॉन्जुगेट, इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। अगर आपको बताना हो कि सिग्मा एंड टो कॉन्जुगेट होंगे तो इनको ऐसे ही एक्स ढूंढने पड़ेंगे एस सेट में कि एक्स इनवर्स सिग्मा एक्स इक्वल टू टू। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं सिग्मा एंड टो क्या है, कॉन्जुगेट है। तो हमको वो सारे नीटा ढूंढने एस सेट में, एस एट के अंदर कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि सिग्मा और टो कॉन्जुगेट हो जाते हैं।
अब पहली बात ये भी ध्यान में होनी चाहिए कि कॉन्जुगेट होने के लिए दोनों की क्लासिफिकेशन सेम होनी चाहिए, यानी दोनों सेम साइकिल में बिलोंग करने चाहिए कि सिग्मा और टो हैं वो कॉन्जुगेट तभी होंगे। अब वही बात है ना कि एक प्रजाति के लोग ही तो हम एक साथ रह सकते हैं, इसी प्रकार सिग्मा और टो किसी एक पेयर में तो रहने चाहिए, तभी तो हम कॉन्जुगेट बोल रहे हैं। तो कॉन्जुगेट बोलने का मतलब ये है कि सिग्मा और टो एक ही क्लास से होना चाहिए। तो पहले हम सिग्मा और टो की क्लास निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऐसे नीटा कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नीटा इनवर्स सिग्मा नीटा करने पे टो आना चाहिए। तो हम टो नीटा की जो वैल्यू है वो बता देंगे कि ऐसे कितने नीटा एग्जिस्ट करें, द नंबर ऑफ नीटा, हमको नंबर ऑफ नीटा पूछे सेट में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा क्या गिवन है एक्चुअल में और टो क्या गिवन है। तो सिग्मा गिवन है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा को हम ऐसे लिखें कि अब इसका मतलब 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 3, तो 1 की इमेज 4 है, 4 की 7 है, 7 की 1 है, तो ये 1 4 7 एक साइकिल बन गई। और अब अगर बात करें 2, तो 2 की 5 है, 5 की 8 है और 8 की 2, तो ये 3 साइकिल बन गई। अब बाकी 3 की 3 दे रखी है और बस 3 की 3 दे रखी है और एक एलिमेंट और है जिसकी खुद की खुद ही है, 6 की 6 दे रखी है, सॉरी, जो 6 की 6 है एंड 3 की 3 दे रखी है। तो 3 की 3 है, 6 की 3 6 है, तो ये दो 1 1 साइकिल होगी। यानी कि जो सिग्मा है वो इस क्लास में बिलोंग कर रहा है, 1 1 3 3, सिग्मा की क्लास ये हो गई। अब हम टो की क्लास वो निकालते हैं। तो टो की क्लास निकालेंगे तो 1 की इमेज 4 है, 4 की 1, तो 1 4 एक 2 साइकिल बन गई। 2 की इमेज 5 है, 5 की 7 है, 7 की 8 है, 8 की 2 है, तो एक 4 साइकिल बन गई। बाकी जो दो एलिमेंट है 3 की 3 और 6 6 ये सेम क्लास में, यानी कि इनके 1 1 2 4। तो अगर हम दोनों की क्लास देखें तो सेम नहीं आ रही, ये तो आ रहा है 1 साइकिल 3 3 साइकिल, ये 1 साइकिल 2 और 4 साइकिल। जब दोनों सेम क्लास में नहीं है तो दोनों एलिमेंट कॉन्जुगेट ही नहीं हो सकते। इसका मतलब ऐसा नेटा अपन को एग्जिस्ट मिलेगा ही नहीं, यानी कि हमको ऐसा सेट डिफाइन करते हैं वो सारे। इसके अंदर हमने एक सेट डिफाइन कर दिया कि अक्स वो सेट है जिसमें वो सारे नीटा आ रहे हैं ऐसे सेट से कि टो इक्वल्स टू नीटा सिग्मा इनवर्स नीटा, नीटा इनवर्स सिग्मा नीटा। तो पर हमको ऐसे नीटा तभी तो मिल पाएंगे जब सिग्मा और टो दोनों सेम क्लास में होंगे, पर यहाँ पे तो सिग्मा और टो दोनों सेम क्लास में ही नहीं है। जब सिग्मा और टो दोनों सेम क्लास में नहीं तो मतलब ऐसा कोई नीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो, दिस इंप्लाइज सिग्मा इज कॉन्जुगेट टू टू, ये कंडीशन है वो सिग्मा कॉन्जुगेट टो को बताती है। बट यहाँ पे सिग्मा तो इस क्लास में बिलोंग करता है और टो इसमें बिलोंग टू द डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट, तो दोनों एसेट की डिफरेंट क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। सो देयर एग्जिस्ट नो नीटा सच दैट, तो देयर इज नो सच नीटा बिलोंग टू सच दैट कि टो इक्वल्स टू नीटा इनवर्स सिग्मा नीटा हो जाए, कि यहाँ पे ये नीटा आएगा। तो नीटा इनवर्स सिग्मा नीटा कि ऐसा टो हो जाए, ऐसा सिग्मा अपन को मिलेगा नहीं, तो ऐसा सिग्मा नहीं मिलेगा, सॉरी ऐसा नीटा नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक्स जो ये सेट बना रहा है नीटा बिलोंग्स टू ए सेट सच दैट टो इक्वल्स टू नीटा इनवर्स सिग्मा नीटा। यहाँ पे थोड़ा देख लेना कि नीटा लिखा हुआ है, ये टो है। तो ऐसे अपने को जो नीटा है वो मिल नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब इस सेट में ऐसे नीटा नहीं हो पाएंगे, तो उसकी कार्डिनेटिक आ जाएगी 0। तो अपन को ऐसे जो नीटा है वो कितने मिलेंगे 0। इसका मतलब द नंबर ऑफ नीटा बिलोंग टू एसेट सच दैट कि नीटा इनवर्स सिग्मा नीटा इक्वल्स टू टो इज इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब दो क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही सिंपल है और सीधे ऐसे क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व कर, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये तो सब कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया था कि द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z7 क्रॉस Z7 ऑफ ऑर्डर 7, Z7 क्रॉस Z7 में 7 ऑर्डर के सब ग्रुप निकालते हैं। इसका वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट है कि ZP क्रॉस ZP में P ऑर्डर के सब ग्रुप P+1 होते हैं, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसका 8 आ जाएगा आंसर P+1। तो डायरेक्ट रिजल्ट भी बोल सकते हैं, पर इसको सोल्व करके बता दूंगा मैं कि कैसे निकालते हैं। तो ये और देख लेते हैं कैसे निकालते हैं कि किसी भी ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट है ए कोमा बी, वो G1 क्रॉस G2 में बिलोंग करता है, तो इस ए बी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो इसको हमने एक्स बोला है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इन G1 एंड ऑर्डर ऑफ बी इन G2, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इन G1 एंड ऑर्डर ऑफ बी इन G2। उनका एलसीएम जो आएगा वो ऑर्डर ऑफ एक्स हो जाएगा, कहाँ पे G1 क्रॉस G2 में। यानी कि जो एक्स पेयर के रूप में है तो पहले का G1 में ऑर्डर निकाल लो, बी का G2 में निकाल लो, और उनका जो एलसीएम आ जाता है वो ऑर्डर ऑफ एक्स हो जाता है। पर यहाँ पे अपने को जी क्या गिवन है Z7 क्रॉस Z7, यानी यहाँ पे अपने को Z7 क्रॉस Z7 दिया गया है। और अपने को पूछा है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, तो हम जानते हैं कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 हमेशा साइक्लिक होता है क्योंकि पी ऑर्डर के सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। और हमने एक ये फॉर्मूला जो कि बहुत बार देख लिए कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन g इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन g अपॉन 5n, यानी कि 7 ऑर्डर का निकालना तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन g अपॉन 5 7, तो वो अपन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पर अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 है वो Z7 क्रॉस Z7 में कैसे निकालेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो उसका ऑर्डर G1 में, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू G2, यानी कि एलसीएम 7 आना चाहिए। तो एलसीएम 7 कब कब आ सकता है वो देखें, अगर एलसीएम 7 लें तो तब तब आ सकता है यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 7 आ जाए, तब एलसीएम 7 आ सकता है। यहाँ पे 7 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, तब एलसीएम 7 आ सकता है। और कब आ सकता है, जब यहाँ पे 7 आ जाए, यहाँ पे 7 आ जाए, तो एलसीएम क्या आ सकता है 7 आ सकता है।
तो यानी कि हमको G1 में 1 ऑर्डर का एलिमेंट, G2 में 7 का, G1 में 7 का, G2 में 1 ऑर्डर का, और दोनों में 7 7 ऑर्डर के एलिमेंट देखने। और यहाँ पे G1 G2 क्या है, Z7 वो है। और हमें पता है कि Zn में जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n की है वो 5n होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम बताएंगे कि नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन G इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन G अपॉन 5n होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7, वो एलसीएम 1 और 7 का 7 आ सकता है, 7 और 1 का 7 आ सकता है, 7 7 का 7 आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को जो ग्रुप है वो Z7 क्रॉस Z7 G1 है, इसमें अपन को बताने हैं Z7 क्रॉस Z7 में। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन Zn में क्या होता है, 5n होता है। तो अपन को यहाँ पे तो 7 ऑर्डर की और 1 ऑर्डर की बात करनी है, और 5p हमेशा p माइनस 1 के इक्वल होता है। ये 5 की देखो फिर से ऑर्डर 5 फंक्शन आ गया जो कि हम शुरू में देखे थे। तो अब यहाँ से तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7 क्रॉस Z7 क्या हो जाएगा, 1, यानी 5 1 इंटू 5 7। तो इन्हीं का तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर अपन ने बोला ना कि ऑर्डर ऑफ A इन G1 ऑर्डर ऑफ B इन G2, इनका एलसीएम 7 आना चाहिए। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 के एलिमेंट कितने होते हैं, 5 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन Zn में क्या होते हैं, 5n। तो 1 ऑर्डर के तो 5 1 इंटू 5 7, तो टोटल 6 एलिमेंट हो जाएंगे Z7 क्रॉस Z7 में, जिनका ऑर्डर 7 यहाँ से। और 7 1 लेंगे तो 5 7 इंटू 5 1, तो ये भी 6 आ जाएगा। और 7 लेंगे तो 5 7 बोलने का मतलब है कि 7 ऑर्डर के एलिमेंट इन G1 बोलने का मतलब Z7, क्योंकि आपने को गिवन है Z7 क्रॉस Z7। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 ऑर्डर का एलिमेंट इन 1 Z7 में और 7 ऑर्डर के एलिमेंट Z7 में। तो 7 ऑर्डर के तो हमें पता है 5 7 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 है, तो इस 1 के साथ सारे 6 एलिमेंट ले लेंगे, तो टोटल 6 एलिमेंट मिल जाएंगे जो इस पेयर को कंप्लीट कर रहे हैं। अब 7 1 वाले पेयर लेंगे तो 7 ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पे, 1 ऑर्डर का यहाँ पे, तो ये 5 7 इंटू 5 1 बन जाएगा, तो ये 6 आ जाएंगे। अब लेंगे 7 ऑर्डर की, 7 ऑर्डर की इधर, 7 के इधर, तो ये 6 इधर 6 इधर, तो ये 36। तो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7 क्रॉस Z7 कितने आ गए, 48 आ गए। अब हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इन G अपॉन 5n करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन G 48 अपॉन 5 7, वो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 48, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इक्वल्स टू 48 अपॉन 5 7 इक्वल्स टू 48 अपॉन 6 8। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और हमने ये भी बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन देखा था, तो कि हम जो ZP क्रॉस ZP होता है, अगर G ZP क्रॉस ZP है, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इज इक्वल्स टू P प्लस 1 हो जाता है, एंड टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं वो P प्लस 3 होते हैं। अगर P प्राइम नंबर है और ZP क्रॉस ZP होता है, तो यहाँ पे Z7 क्रॉस Z7 अगर रिजल्ट डायरेक्ट ही आता तो उसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, उसने सीधा बोला P प्लस 1, तो इसका आंसर 8 कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप P प्लस 3 हो जाते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं। वो तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जब मैंने IIT JEM का दिया था ना उस टाइम में क्वेश्चन, तो मुझे ये तो मेरा तो तुक्के से ही सही हो गया था लास्ट वाला क्वेश्चन, पर आपको तुक्का नहीं मारना हर जगह। तो ये कहते हैं मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परमोटेशन सिग्मा इन सिमेट्रिक ग्रुप S10, यानी कि किसी परमोटेशन का S10 में मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, ये अपने को बताना है। तो मैक्सिमम ऑर्डर S10 में कैसे निकालते हैं, तो हमको वो अगर फॉर्मूला ध्यान है तो हम बता सकते हैं, पर यहाँ पे हमको बताना नहीं है कि कितने होंगे ऑर्डर कितना हो, बस हमको ये बताना कि मैक्सिमम ऑर्डर कितना पॉसिबल है, ना कि ये बताना कि वो सारे एलिमेंट है उनका ऑर्डर मैक्सिमम हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परमोटेशन। वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन SN का फॉर्मूला ये होता है कि फैक्टोरियल n अपॉन 1 की पावर अल्फा 1 1 की पावर, ये सब ऐसा फॉर्मूला हम जानते हैं, जहाँ पे एलसीएम ऑफ 1 2 ये जो KR है इनका क्या होना चाहिए, D। तो यहाँ पे अपन को पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D, यहाँ पे बोला कि D मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि जो आप पार्टीशन कर रहे हैं उसका एलसीएम देने पे मैक्सिमम आना चाहिए। तो अपन को 10 का पार्टीशन ऐसा करना है कि एलसीएम मैक्सिमम आ जाए। तो 10 का ऐसा पार्टीशन करें कि उसका एलसीएम तो देने पे मैक्सिमम आ जाए, और जो ऐड करें तो 10 आए। तो हम ऐसे पेयर देख सकते हैं कि वो पेयर होगा 2 3 5, इनको अगर हम ऐड करें तो 10 आ रहा है, और इसका एलसीएम ले तो 30। बाकी कोई भी ऐसा पेयर नहीं बनेगा जिसका एलसीएम लेने पे 30 आ जाए, 30 से मैक्सिमम आ जाए या मैक्सिमम आए और ऐड करने पर 10 आए। और मेरे दोस्त थे जब हम लेके आए थे, उन्होंने किसी ने 7 इंटू 3 किया था, तो इसका एलसीएम तो 21 आ रहा था कि 30 से कम है। और एक ने तो ऐसा भी कर दिया था कि 3 3 4, और एलसीएम बोल रहा है कि 3 3 4 36, जबकि 3 और 4 का एलसीएम तो 12 ही आएगा। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, ऐसे तोड़ के देख लेना है कि वो 2 टुकड़ों में टूट रहा है कि 3 टुकड़ों में। तो यहाँ पे अपन को 2 साइकिल ले लेंगे, एक हम अगर 3 साइकिल ले लेंगे तो इसका एलसीएम, एक 5 साइकिल लेंगे तो एलसीएम तो कितना जाएगा 30। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परमोटेशन इन S10 क्या हो जाएगा ऑर्डर उसका 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परमोटेशन इन ग्रुप S10 इक्वल्स टू 30, तो इसका आंसर 30। तो इस प्रकार ये सिंपल से क्वेश्चन थे, तो ग्रुप थ्योरी के हमने देखे। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ लोग थ्योरी क्लास के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास पढ़नी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।